चलो, तो सबको गुड मॉर्निंग। आज पहले लेक्चर में हम लोग कुछ करंट अपडेट करेंगे। करंट अपडेट किस चीज़ का है? तो 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी ऊर्जा क्षेत्र से, जहाँ कुछ डेटा हमें पुराना लिखना पड़ा था, अब वो डेटा कुछ ऐसा है जो अपडेटेड है हमारे पास, है ना। तो पहले 10 मिनट हम लोग यही चर्चा कर लेते हैं, और इसमें कुछ समझना नहीं है तो लिखना ही है। तो नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिखते जाएंगे, है ना। तो हेडिंग बना लेंगे, करंट अपडेटेड या अपडेटेड फैक्ट्स इन एनर्जी सेक्टर। जो क्लास हमने 2 दिन पहले की थी उसी को अपडेट करेंगे इसमें। ठीक है। अप्रैल 2021 यानी 2021 तक भारत की कुल इलेक्ट्रिसिटी पावर कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी पावर कैपेसिटी, हिंदी में संस्थापित क्षमता 382.730 गीगावाट हो चुकी है। 382.730 गीगावाट तक पहुंच गई है। अब इसमें जो अपडेटेड डेटा है जो हमने कल लिखा था, उसमें आप इसमें थर्मल का जो रेशियो है वो अब काफ़ी घट गया है, 61.3% हो गया है। तो थर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूट ओनली 61.3। हाइड्रो भी लगभग उतना ही रहा है, कुछ खास परिवर्तन नहीं है। 12.2 हाइड्रो है, 12.2 हाइड्रो है। अक्षय एनर्जी का जरूर काम बढ़ा है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो हिस्सा है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है। एग्जैक्ट डेटा तो 24.8 का है ना। और यही चीज़ है, मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ अब ये क्वेश्चन है कि भारत में पिछले समय से मतलब पिछले 7-8 सालों में ही हमने अक्षय एनर्जी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, प्रोडक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये सब इस्टेब्लिशमेंट्स की बात की है हमने। तो ये घटा नहीं है एक्चुअली, ये बढ़ गया तो इससे इसका रेशियो कम हो गया, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन 100 यूनिट हो रहा था तो अब 90 हो गया है, इवन 110 ही हुआ है। लेकिन फर्क है कि इसका रेशियो बहुत तेजी से बढ़ा, इसलिए इसका परसेंटेज कम हो गया ओवरऑल, है ना, ये ध्यान रखना है। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, सौभाग्य योजना। क्या है? तो सबसे पहले सितंबर 2017 में लिखें, शुरुआत हुई। और इसमें कुछ राज्यों ने, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, घरेलू विद्युतीकरण में 100% यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट हासिल किया है। घरेलू विद्युतीकरण में 100% संतृप्ति, मतलब लगभग हर घर में कनेक्शन बिजली का पहुंचा दिया है इन लोगों ने, इन सरकारों ने। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है, जितनी भी रिन्यूएबल और न्यू एनर्जी है, जो नॉन ट्रेडिशनल है, उसमें नोडल एजेंसी कौन है ऑपरेट करने के लिए? क्वेश्चन फिर समझ लें। जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है और नवीन ऊर्जा है, इसको डेवलप करने का जो नोडल एजेंसी है उसका नाम पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसकी नोडल एजेंसी का नाम आप लिखेंगे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन ट्रेडिशनल मिनिस्ट्री, या इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी।
ठीक है, आगे लिखिए। अक्षय एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जिम्मेदार हैं? तो नेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट, नेशनल विंड एनर्जी इंस्टीट्यूट, नेशनल बायोमास एनर्जी इंस्टीट्यूट या बायो एनर्जी इंस्टीट्यूट, इंडियन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, इंडियन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, और लास्ट में है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये है सबसे महत्वपूर्ण, IREA। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में REA करके आगे पीछे कर दे वो, है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये सभी अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करने वाले संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2019 क्या है? एशिया पावर इंडेक्स 2019 एक इंस्टीट्यूट है लोबी, उसके द्वारा जारी किया जाता है इसे, ठीक है। और ये एशिया पैसिफिक देशों के 25 देशों का पावर सेक्टर को मेजर करता है। एशिया पैसिफिक के 25 देशों को ये इसमें इंक्लूड करता है और इसमें भारत 4th रैंक पर है। इसमें भारत 4th रैंक पर है। अमेरिका, चीन, जापान नंबर 1, 2, 3 पर हैं। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2019 का संबंध किससे है? तो एनर्जी सेक्टर से है। पहला, कौन जारी करता है? तो लोबी, LOVI इंस्टीट्यूट इसे इशू करता है। चलिए ठीक है, और डेटा लिखें। कब तक सरकार ने अक्षय एनर्जी में यानी रिन्यूएबल एनर्जी में 175 गीगावाट का टारगेट रखा हुआ है? 175 गीगावाट का टारगेट है। 2022 तक सरकार प्रोडक्शन टारगेट रख रही है रिन्यूएबल एनर्जी में 175 गीगावाट। इसके अंदर जाना थोड़ा मतलब नहीं पूछेगा कि अंदर क्या क्या है, लेकिन फिर भी आप लिखेंगे 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से आएगा, 60 विंड एनर्जी से आएगा, 10 बायो एनर्जी से आएगा, और जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे 5 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स SHP। सुन लें पहले, 100 सोलर से है, 60 विंड से है गीगावाट में सब कुछ, 10 बायो से है और 5 स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से है। ठीक है, इसमें से ये इंटरेस्टिंग हो सकता है कि 100 गीगावाट को 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। ये 60 और 40 का रेशियो क्या है? तो 40 गीगावाट रूफटॉप, यानी हमारे घरों में जो सरकार योजना चला रही है ना, अपने घर में आप क्या लगा सकते हैं छत पर? सोलर, उससे डेवलप करने का प्रोग्राम है। और बाकी के लिए सरकार प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। हाँ, रूफटॉप से है। और 60 गीगावाट लार्ज एंड मिडिल स्केल प्रोजेक्ट से निकालेगी। नेक्स्ट हेडिंग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये मोदी जी का इनिशिएशन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। भारत में इसका हेडक्वार्टर है और
अभी 2-3 दिन पहले मोदी जी ने इस संबंध में एक और नया काम किया, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, सुनना भी चाहिए। वन वर्ल्ड, वन एनर्जी और वन सन, है ना। भारत सरकार इसको एक बड़े एजेंडे के तौर पर ले रही है और चाह रही है कि ये प्रोजेक्ट भी, आपने ब्रिटेन के साथ देखा होगा, सरकार ने शुरू किया है इस इनिशिएशन को। और सरकार चाहती है कि एक देश के तहत, एक विश्व, एक सन और एक एनर्जी, ये उन्होंने नारा दिया है। तो एक का मतलब क्या है इसमें? एक का मतलब ये है कि जब सूर्य एक है और सबको बराबर रोशनी देता है, तो एक ऐसा ग्रिड बनाया जाए पूरे संसार में जोड़कर, जो सोलर एनर्जी ग्रिड से जुड़ा हो, और जिसके पास एक्सेस है वो इस तरह से डेवलप करे कि दूसरे को ट्रांसफर करे, और इसका एक हेडक्वार्टर बने और पूरे दुनिया के देशों को एक सोलर ग्रिड से कांटेक्ट में या उसके इंटीग्रेट किया जाए। तो भारत इसकी तैयारी कर रहा है और आने वाले समय में एक लंबा विकल्प है, एक लंबा इनिशिएशन हो सकता है। और भारत सरकार का कहना है कि ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि चाइना के जो वन बेल्ट वन रोड वाली स्कीम है, उसका हम एक काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी रिसेंट चल रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल पढ़ लें, जरूरी है। खैर, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जो 2015 के पेरिस क्लाइमेट समिट में मोदी जी ने दिया था। और ये जिसको कोप 21 कहते हैं, कॉन्फ्रेंस और पार्टीज। कोप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 21 में मोदी जी का इनिशिएशन था। और कहा गया है कि ट्रॉपिक्स, कल मैंने बात की थी ट्रॉपिक्स की आपसे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 121 देश आते हैं। ये अच्छा, अपने आप में भूगोल में एक अच्छा प्रश्न बनता है। ऐसे 121 देश जहां पर सोलर एनर्जी रिच है, यानी समृद्धता है, प्रॉस्पेरिटी है सोलर एनर्जी को लेकर, उनके बीच एक म्यूचुअल कॉपरेशन बनाने के लिए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है ये। तो टॉपिक समझ में आ गया होगा। 121 देशों का, जो कि ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ते हैं, उनका एक कॉमन अलायंस है। हेडक्वार्टर भारत है, नई दिल्ली है। जी, कल क्या बताया था? क्या बताया था तब? सीधी सी बात, ट्रॉपिक्स का मतलब तो यही होगा, यही होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली की जगह गुड़गांव में लिखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। 2016 में बना। ठीक है, इसे ही आईएसए फ्रेमवर्क कहा जा रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। इसमें कहा गया है कि जो भी देश इस पर साइन करेगा, वो 2030 तक 2030 तक कार्बन एमिशन कम करके 2005 के लेवल पर लाएगा। यानी 2005 में जो एमिशन आप कर रहे थे, उस लेवल तक लाना है। यानी ऐसे एफर्ट्स करने हैं, तो वो तभी होगा जब सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और डेटा आगे बढ़ें। भारत में कल भी हमने लिखा था, आज भी डेटा वही रहेगा, हाईएस्ट या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विंड एनर्जी स्टेट तमिलनाडु, देन गुजरात, है जी, राजस्थान भी है लेकिन बहुत पीछे, तीसरे पर कर्नाटक है। यानी दक्षिण भारत के राज्य इस मामले में ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में भारत
4th पोजीशन पर है। ये डेटा कंफर्म मान के चलिए कि आपसे पूछ लिया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत 4th पोजीशन पर है, विंड एनर्जी में 4th पोजीशन पर है और सोलर एनर्जी में 5th पोजीशन पर है। अच्छा क्वेश्चन है एक, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पीएम कुसुम, पीएम कुसुम क्या है? तो भारत में 3.5 मिलियन किसानों को, जिनके पास पंप हैं, पंप मतलब जो ट्यूबवेल वाले पंप जो हैं, उनको या उनका सोलर एनर्जी से कनेक्ट किया जाएगा या उनको चलाने के लिए उनको सोलर एनर्जी में सोर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी आपने रूफटॉप प्रोजेक्ट लिखा था, उसकी शुरुआत भी लिखी है, 2015 में हुई। और 2019 में इसका सेकंड फेज शुरू किया गया है। सेकंड फेज में सरकार 2022 तक 40,000 मेगावाट सामने लाना चाहती है। मेगावाट 40,000 मेगावाट 2022 तक सेकंड फेज में। एक्चुअली वो पूरा ओवरऑल था, इसमें फेज वाइज किया ना हमने। अब इस 40 गीगावाट में से हम कितना मानेंगे? हाँ, ये आएगा ना, पता नहीं मुझे, ये 100 तो टोटल में है डेवलपमेंट में। मैं इस केवल पर्टिकुलर फेज की बात कर रहा हूँ। रूफटॉप जो मिशन चल रहा है उस मिशन की बात है, वो ओवरऑल रूफटॉप प्रोजेक्ट है। ये रूफटॉप मिशन फर्स्ट और सेकंड है, तो दोनों का ईयर पूछा जा सकता है। 15 में पहला फेज है, 19 में दूसरा फेज है। क्योंकि इस तरह से आपसे पूछा गया है गंगा एक्शन प्लान पहला कब चला, दूसरा कब चला, तीसरा कब चला, तो ऐसे ये क्वेश्चन भी बनता है। कल भी मैंने आपको मिशन लिखाया था, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 2010, आपको याद होगा। ठीक है, अब नया प्रोजेक्ट आया है अटल ज्योति योजना। अटल ज्योति योजना, यह प्रोग्राम, इसमें स्ट्रीट लाइट को सोलर बनाया जाएगा। ये जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर सरकार अब जितनी भी लाइटिंग की व्यवस्था करती है वो सब लाइटिंग अब सोलर से चलाने का प्रपोजल है। ऐसे ही इसकी मेरे को लिखिए प्रधानमंत्री G1 योजना, G1 लाइफ वाला G1 नहीं, G-O-N-E, G1। ये क्या है? G1 जितने भी वेस्टेज है, किस चीज का वेस्टेज? क्रॉप का वेस्टेज, उससे बायोफ्यूल बनाने का प्रोजेक्ट है। तो बायोफ्यूल फ्रॉम द हार्वेस्टिंग वेस्टेज, उसी को G1 योजना कहा गया है। अगला पॉइंट लिखिए, 2014 से 2021 तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है खासकर यूपीएससी वालों के लिए। अक्षय ऊर्जा क्षमता 2.5 गुना बढ़ी है, फ्रॉम 14 to 21 बी इंक्रीज 2.5 टाइम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। और इसमें भी जो सोलर एनर्जी है वो 15 टाइम बढ़ी है। तो 2.5 गुना का क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ में आई बात? 15 टाइम बढ़ी है, यानी 7 सालों में हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत काम किया है, तो
2.5 गुना बढ़ा दिया उसे टोटल से, पहले से, प्रीवियस से। और उसमें भी सोलर एनर्जी प्रीवियस में 15 गुना एक्सटेंड की गई है। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं। और भी कई सारी चीजें हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि सरकार ने इसके लिए 100% एफडीआई की परमिशन दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमोशन के लिए अगर कोई विदेशी व्यक्ति या संस्था सरकार भारत में अगर काम करना चाहे तो सरकार 100% इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे रही है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आपके एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफी लाभ मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये पहले फेज में आज हमने करंट अपडेट लिया एनर्जी सेक्टर का।